तो ऐसे काफ़ी मरीज आते हैं जिनको स्ट्रोक होता है और एकदम से उनके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उस इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। साथ में उनके जो रिलेटिव है, जो फैमिली वाले हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है। बट इस स्टेज पे एज अ डॉक्टर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम स्ट्रोक होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करें और स्ट्रोक होने से बचे, क्योंकि अगर एक बार स्ट्रोक होता है तो वो जो भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जो वीकनेस है, वो कुछ हद तक ठीक होती है, बट काफ़ी हद तक कभी ठीक नहीं भी होती है, फिर वो लाइफ टाइम रहती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्ट्रोक के बारे में यानी कि फाइलिश पढ़ना या फिर लकवा मारना, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि स्ट्रोक क्या है और उसको कैसे पहचाना जा सकता है। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि स्ट्रोक के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है। तीसरे पार्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि स्ट्रोक को कैसे रोक सकते हैं, ये देखेंगे। स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहे। तो आते हैं पहले पार्ट में। तो स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जिसमें जो दिमागी ब्लड वेसल है वो या तो क्लॉट बनने की वजह से या फिर ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लॉक होती है और दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स की डेथ होती है। और फिर ब्रेन सेल्स की डेथ होने की वजह से अलग अलग सिम्टम्स हमें दिखते हैं। तो ये अचानक होने वाली घटना है, इसलिए जो इसके सिम्टम्स है ये तुरंत या तो मिनट्स में, सेकेंड्स में और या घंटों में आएंगे। तो हम इसको कैसे पहचानें, इसके लिए एक निमोनिक या शॉर्ट फॉर्म है, वो है बी फास्ट। बी फास्ट का बी है बैलेंस। अगर किसी भी व्यक्ति को एकदम से बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है, जैसे खड़े होने में या खड़े होकर चलने में दिक्कत आती है, खड़े होने के बाद अगर वो इंसान बैलेंस नहीं बना पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं रख पाता, या फिर उसको खड़े होने के टाइम पे या फिर चलते वक्त चक्कर आती है, तो हो सकता है कि वो स्ट्रोक का लक्षण हो। ई है आई साइट। आई साइट का मतलब है कि अगर किसी भी इंसान को एकदम से एक आँख से या दोनों आँख से दिखना बंद हो, धुंधला दिख रहा हो या फिर दो दिख रहे हो, तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। फिर है एफ। एफ है फेशियल एसिमेट्री। अगर पेशेंट का चेहरा सिमेट्रिकल था दूसरे दिन या अचानक से पेशेंट का चेहरा एसिमेट्रिकल है, इंसान आँख बंद नहीं कर पा रहा है, एक आँख बंद करने में दिक्कत आ रही है या फिर मुंह टेढ़ा हो जा रहा है, तो वो भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ए है आर्म ड्रिप। अगर किसी भी इंसान का एक हाथ या एक पैर काम करना बंद कर दे अचानक से या फिर कम काम करने लगे, तो वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। अगर आप किसी इंसान को बोलते हो कि दोनों हाथ ऊपर करो, तो अगर उसमें कमजोरी नहीं है तो आसानी से दोनों हाथ ऊपर करेगा और उसको होल्ड करके रखेगा। बट अगर किसी को एक हाथ स्ट्रोक हुआ है और एक हाथ कमज़ोर है, तो एक ज़्यादा कमजोरी है तो वो हाथ उठा ही नहीं पाएगा और कम कमजोरी है तो उठाएगा लेकिन वो हाथ होल्ड नहीं कर पाएगा, तो दूसरा जो हाथ कमजोर है वो गिर जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। फिर है एस। एस है स्पीच एबनॉर्मलिटी। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो हो सकता है उसको बोलने में दिक्कत जा रही हो या फिर वो अचानक से तोतला रहा हो या फिर पहले नॉर्मली बोलता था अभी उसकी भाषा समझने में हमें दिक्कत जा रही है, तो हो सकता है कि ये स्ट्रोक हो। तो ये सारे सिम्टम्स स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स हमें दिखता है, TNA टाइम, तो हमें तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को या एम्बुलेंस को कॉल करना है, उस व्यक्ति को हमें हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि इसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो सके और उस इंसान की जान बचाई जा सके। अभी हम जानेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स 2 हिस्सों में डिवाइड किए जा सकते हैं। ऐसे रिस्क फैक्टर जो बदले नहीं जा सकते बट स्ट्रोक को पहचानने में हेल्प करते हैं, ऐसे रिस्क फैक्टर को हम बोलेंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। और ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का रिस्क कम किया जा सकता है या स्ट्रोक को पूरी तरीके से रोका जा सकता है, ऐसे रिस्क को हम बोलेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। पहले हम जानेंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ है एज। अगर किसी भी इंसान की एज 55 साल से ज़्यादा है तो उसका ऑटोमेटिकली रिस्क जो है स्ट्रोक का वो बढ़ जाता है। फिर दूसरा है जेंडर। अगर मेल जेंडर है तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, बट फीमेल जेंडर में भी अगर प्रेगनेंसी है या फिर पेशेंट OCP ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ स्मोकिंग भी कर रही है, तो उसका भी रिस्क बढ़ जाता है। ज़्यादातर जो 40 साल से छोटी वाली उम्र की महिला है उनमें एस्ट्रोजन होता है जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। बट बाकी रिस्क फैक्टर्स अगर है तो फीमेल्स में भी स्ट्रोक हो सकता है। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स। तो अगर किसी के भी फैमिली में स्ट्रोक पहले हुआ है, जैसे मम्मी पापा को या दादा दादी नाना नानी को, किसी भी रिलेटिव को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर स्ट्रोक हुआ है तो उस इंसान में स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाता है। फिर तीसरा है कि उसी इंसान को पहले स्ट्रोक हुआ है या फिर माइनर स्ट्रोक हुआ है तो दोबारा होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। पाँचवीं चीज़ है रेस और इथनिसिटी। अगर जैसे कुछ इथनिसिटीज़ है जिसमें स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे कि एशियन पॉपुलेशन, तो उसमें वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। फिर है कंजेनाइटल या इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। इसमें सिकल सेल एनीमिया या फिर इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज, जैसे कि
इसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो इनमें भी ऐसे इंसानों में भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। फिर है स्ट्रक्चरल वैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज, जैसे इसमें वैस्कुलर एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि एन्यूरिज्म है, तो वो फटने की वजह से ब्लीडिंग हो जाएगा और उसकी वजह से स्ट्रोक हो जाएगा, तो ऐसे इंसानों में भी स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। फिर आते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनको कंट्रोल किया जा सकता है या फिर प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर मेडिकल थेरेपी, जिसकी वजह से स्ट्रोक का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है या स्ट्रोक को रोका जा सकता है। तो ऐसे रिस्क फैक्टर में सबसे पहले नंबर पे है हाइपरटेंशन। अगर किसी का भी बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है तो वो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा सकता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर किसी भी इंसान को डायबिटीज़ है, शुगर परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके भी जो स्ट्रोक का रिस्क है वो बढ़ जाता है। स्मोकिंग जो है, अगर कोई इंसान स्मोक करता है किसी भी फॉर्म में, तो स्मोकर्स में स्ट्रोक का रिस्क 2 टाइम्स या 2 गुना हो जाता है। फिर है डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडिया मतलब और किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। फिर है या कार्डियक डिसीज या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन। जो एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसी बीमारी है जिसमें धड़कन बढ़ी हुई रहती है, अगर इसका भी दवाई ठीक से ना ली जाए तो इसमें भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। फिर छठा है ओबेसिटी। अगर कोई इंसान ओबेसिटी से ग्रस्त है, उसमें BMI जो हायर लेवल पे आ रहा है, तो उसको भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओवरऑल जो स्ट्रोक का रिस्क है वो बढ़ जाता है। फिर है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई भी इंसान है जिसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के वजह से वेट गेन और बाकी रिस्क फैक्टर्स बढ़ने की वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। फिर है एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, उसके वजह से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। अनहेल्दी डाइट जिसमें हाई सैट डाइट, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड फूड, ये सब की वजह से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। फिर है ड्रग अब्यूज़, जैसे कि कोकेन और एम्फेटामिन ऐसे ड्रग्स है, इनका यूज़ अगर कोई इंसान कर रहा है या इसका अब्यूज़ अगर कोई इंसान कर रहा है तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। फिर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। अगर कोई महिला OCP या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ पिल्स का यूज़ कर रही है और उसके साथ स्मोकिंग कर रही है तो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। तो ऐसे काफ़ी मरीज आते हैं जिनको स्ट्रोक होता है और एकदम से उनके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उस इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। साथ में उनके जो रिलेटिव्स है, जो फैमिली वाले हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है। बट इस स्टेज पे एज अ डॉक्टर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम स्ट्रोक होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करें और स्ट्रोक होने से बचे, क्योंकि अगर एक बार स्ट्रोक होता है तो वो जो भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जो वीकनेस है, वो कुछ हद तक ठीक होती है बट काफ़ी हद तक कभी ठीक नहीं भी होती है, तो फिर वो लाइफ टाइम रहती है। अभी हम वीडियो के आखिरी हिस्से में आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रोक होने से कैसे बचा जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसको हम 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन है कि उस इंसान को कभी स्ट्रोक नहीं हुआ है बट रिस्क फैक्टर्स है, तो अगर रिस्क फैक्टर्स है तो स्ट्रोक होने का रिस्क है, तो पहले ही उन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है कि किसी को पहले ही स्ट्रोक हो चुका है बट अभी दोबारा ना हो, इसलिए हम अगर प्रिवेंशन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो पहले आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन में जो भी हमारे रिस्क फैक्टर्स है, जो भी हमारे कोमॉर्बिडिटीज़ है, उनको हमें कंट्रोल रखना है। पहला है हाइपरटेंशन। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको बीपी जो अपना ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रेंज में रखना है, 140/85 mmHg से नीचे रखना है। जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने एडवाइस की वो रेगुलरली लेनी है। फिर है डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जो मेडिकल थेरेपी है वो रेगुलरली लेना है और अपना जो शुगर है वो कंट्रोल में रखना है, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव करना है। फिर तीसरा है डिसलिपिडीमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है उसके लिए भी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ड्रग थेरेपी है वो लेना है, अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल में रखना है। उसके बाद है जो हमारी डेली हैबिट्स है उनको चेंज करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हमें एक्टिव फिजिकल लाइफस्टाइल चूज़ करना है, जिसमें हमें 150 मिनट मतलब 150 मिनट्स पर वीक रेगुलर एक्सरसाइज करनी है अगर हम मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर विगरस या हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कम से कम 75 मिनट्स पर वीक के हिसाब से करना है। फिर उसके बाद है हमारे डाइट में भी हमें चेंजेस लाने हैं, जैसे हाई साल्ट डाइट, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, ये सब डाइट जो है या फिर प्रोसेस्ड डाइट ये अवॉइड करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल ये डाइट में लेना है और मेडिटेरियन या डैश टाइप डाइट जो है फॉलो करना है। उसके बाद जो हमारी कुछ हैबिट्स है उनको चेंज करना है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो किसी भी फॉर्म का स्मोकिंग जो है अवॉइड करना है, बंद करना है, और किसी भी फॉर्म का टोबैको अवॉइड करना है। अगर कोई इंसान हमारे घर पे कोई और इंसान भी कर रहा है तो हम नहीं कर रहे बट पैसिव स्मोकिंग के जरिए हमारे अंदर स्मोक जा रहा है तो वो भी पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है। फिर अल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो वो हेवी अल्कोहल या बिंज अल्कोहल को अवॉइड करना है, अल्कोहल मॉडरेशन में लेना है या फिर ओकेजनल चलेगा बट अल्कोहल भी बिल्कुल कम करने का, बंद करने का कोशिश करना है।
उसके बाद तीसरी चीज़ है, अगर किसी को हार्ट डिसीज़ है या उसके साथ आर्टरियल फिब्रिलेशन की बीमारी है, तो उसके भी जो मेडिकेशन चलने हैं वो रेगुलरली हमें लेने हैं। अगर किसी को स्लीप एपनिया है और डॉक्टर ने उसके लिए सीपैप एडवाइस किया है, तो वो भी साथ में रेगुलरली यूज़ करना है। ड्रग अब्यूज़ है, जैसे कोई कोकेन या एम्फेटामिन लेना है, वो तुरंत बंद करना है, वो हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ाता है, साथ में स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ाता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए जो हम प्राइमरी प्रिवेंशन में जो चीज़ों का ध्यान रख रहे थे वो करना है। साथ में एक बार किसी को स्ट्रोक हो जाता है या माइनर स्ट्रोक हो जाता है, तो उसको कुछ मेडिकेशन चालू की जाती है डॉक्टर के द्वारा, जैसे कि एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन, उसके बाद स्टैटिन्स, या फिर जैसे कोई कार्डियक डिसऑर्डर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है उसके साथ, तो उसके लिए एंटीकोएगुलेशन और बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बाकी कोमॉर्बिडिटीज कंट्रोल वो करना ही है। तो इस तरीके से हम स्ट्रोक का रिस्क एकदम कम कर सकते हैं और स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। तो आज हमने स्ट्रोक के बारे में चर्चा की, इसके बारे में जाना कि स्ट्रोक क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और हम रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल या प्रिवेंट करके स्ट्रोक का रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है या जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।